प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के प्रश्न पत्र संकेतांक 324 बीबीवी प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इससे पूर्व हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक का हल पिछले सेशन में कर चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 5 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 से लेकर आगे के प्रश्नों को। देख रहे हैं प्रश्न 5 में दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसका का भाग है सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जहां देख रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया है। तो देखते हैं इस प्रश्न संख्या 5 के का को। तो देख रहे हैं इस प्रश्न 5 के का में हमको वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। जबकि देख रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया हुआ है। तो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम वेक्टर ए का मान लिख लेते हैं। देख रहे हैं वेक्टर ए दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी का मान दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो देख रहे हैं सबसे पहले तो हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू देख रहे हैं वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए का मान है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस वेक्टर बी का मान है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। देख रहे हैं योग करने में संगत पद आपस में जुड़ जाएंगे। आई के साथ आई का पद देख रहे हैं आई प्लस आई इक्वल टू 2 आई कैप। देख रहे हैं जे कैप प्लस 2 जे कैप मिलकर 3 जे कैप प्लस के कैप प्लस 3 के कैप मिलकर देख रहे हैं 4 के कैप के बराबर मिल जाएगा। तो देख रहे हैं ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान मिलता है। अब हम देख रहे हैं वेक्टर ए माइनस बी का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान यदि हम ज्ञात करें तो देख रहे हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी देख रहे हैं वेक्टर ए का मान है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस वेक्टर बी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। देख रहे हैं घटाएंगे आई कैप से आई कैप घटेगा, देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा। जे कैप से 2 जे कैप घटाएंगे तो माइनस जे कैप। देख रहे हैं के कैप से 3 के कैप घटेगा तो माइनस 2 के कैप। तो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान मिल जाएगा। अब देख रहे हैं प्रश्न में चूंकि केवल अनुदिश मात्रक सदिश की बात करता है, यहाँ देख रहे हैं लंबवत मात्रक सदिश नहीं पूछा है, लंब मात्रक सदिश। लंब मात्रक सदिश यदि पूछता तो हम एन कैप का मान निकालते। तो यहाँ केवल इनकी अनुदिश मात्रक सदिश की बात करता है, अर्थात हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देख रहे हैं ए प्लस बी का मात्रक सदिश अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैप हमको निकालना है। तो इसके लिए आप फार्मूला जानते हैं। देखिए आपके पास फार्मूला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देख रहे हैं इसका हमको कैप ज्ञात करना है। तो ये बराबर होता है वेक्टर बटे उसका मापांक अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान माड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो देख रहे हैं इसमें मान रख देंगे। देख रहे हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान हमने निकाला। देख रहे हैं आया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप अपान देख रहे हैं इसका मापांक लिखेंगे। तो मापांक में आप जान देखिए अपान में अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। देखिए इसको सरल कर लेंगे तो सरल करने पर आप देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपान, देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो देख रहे हैं इस प्रकार से 16 9 25 25 4 29। तो देख रहे हैं ए प्लस बी की अनुदिश इकाई सदिश आता है, आप कह सकते हैं आता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश। देखिए ये बराबर मिलेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपान अंडर रूट 29। देखिए ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश का मान मिलता है। अब हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे। तो देख रहे हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसकी अनुदिश इकाई सदिश अर्थात इसका कैप ज्ञात करेंगे। तो ये बराबर होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपान मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो देखें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का हमने मान निकाला है माइनस जे कैप माइनस 2k कैप अपान, देखिए इसका मापांक लिखेंगे अंडर रूट, देखिए -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। देखिए सरल करते हैं तो माइनस जे कैप माइनस 2k कैप अपान, देखिए -1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, तो ये 1 + 4। इस प्रकार से आपने देखा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश ये बराबर मिल जाएगा -j कैप -2k कैप अपान अंडर रूट 5। तो देखिए ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। तो देखिए यही बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है, प्रश्न में लंबवत मात्रक सदिश नहीं पूछा है, केवल अनुदिश मात्रक सदिश की बात किया है, इसलिए ऐसा निकाला गया है। और अगर लंबवत मात्रक सदिश पूछता एन कैप जिसे कहते हैं, तो फिर हम वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी का हम सारणी की सहायता से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते और फिर उस क्रॉस प्रोडक्ट का बटे करके देख रहे हैं उसका मापांक निकालते, तो वो हमारा एन कैप का मान मिलता है। तो यहाँ पर केवल अनुदिश मात्रक सदिश की बात किया है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न 5 के खा को। देखिए प्रश्न 5 का बी दिया है कि 2 थैले ए और बी हैं। थैले ए में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, जबकि थैले बी में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है। इस बात की प्रायिकता क्या है कि यह गेंद थैले बी से निकाली गई है। तो देखते हैं इस प्रश्न 5 के खाप को। देखें इसमें 2 थैले ए और बी हैं। तो सबसे पहले हम 2 थैले देख रहे हैं इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार 2 थैले हैं, ये मान लीजिए पहला थैला है और फिर एक दूसरा थैला है। अब प्रश्न कहता है 2 थैले ए और बी हैं। देखिए पहले थैले का नाम ए, दूसरे का नाम बी। थैले ए में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं। थैले ए में 3 लाल और 4 काली गेंद हैं, 4 काली। जबकि थैले बी में 5 लाल और 6 काली गेंद हैं, 5 लाल और 6 काली गेंद हैं थैले बी में। आप देखिए प्रश्न कहता है किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है। हमको इस बात की प्रायिकता ज्ञात करना है कि वह गेंद थैले बी से निकाली गई है। तो इसमें हम मान लेते हैं माना E1
माना E1 इक्वल टू थैले ए को चुने जाने की घटना, थैले ए को चुने जाने की घटना और E2 बराबर मान लेते हैं थैले बी को चुने जाने की घटना। तो देख रहे हैं इस प्रकार से मान लेते हैं और ई बराबर मान लेते हैं। देख रहे हैं चूंकि हमको ज्ञात करना है गेंद लाल रंग की है, तो लाल रंग की गेंद होने की घटना को हम ई नाम दे देते हैं। लाल रंग की गेंद, लाल रंग की गेंद, लाल रंग की गेंद होने की घटना, गेंद होने की घटना। अब यहां पर आप देख रहे हैं चूंकि दो ही थैले हैं तो दोनों में से गेंद को चुने जाने की संभावनाएं समान होंगी, इसलिए PE1, देख रहे हैं PE1 इक्वल टू PE2 और देख रहे हैं चूंकि दोनों की संभावनाएं समान हैं तो 50-50% चांस होगा। तो PE1 PE2 देख रहे हैं ये बराबर हमारा 1/2 के मिल जाएगा। ठीक है, अगर 2 के बजाय 3 थैले होते तो प्रत्येक की संभावना 1/3 के बराबर होती और 4 थैले होते तो प्रत्येक की संभावना 1/4 के बराबर होती। क्योंकि 2 ही थैले हैं तो PE1 इक्वल टू PE2 इक्वल टू 1/2 होगा। अब इसके बाद हम पहले थैले से लाल गेंद चुने जाने की यदि प्रायिकता निकालें और इसके पश्चात दूसरे थैले से लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, तो देख रहे हैं इस प्रकार से सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे पहले थैले से लाल गेंद, क्योंकि कह रहा किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है। तो पहले थैले से लाल रंग की गेंद निकाले जाने की प्रायिकता बराबर लिखते हैं। ठीक है, पहले थैले से, पहले थैले से, पहले थैले का मतलब थैलों का नाम ए और बी है। पहले थैले ए से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता या निकालने की प्रायिकता, देखिए ये बराबर मिल जाएगा PE/E1। देख रहे PE/E1 पहले थैले में आप देख रहे टोटल 4 + 3, देखिए 3 + 4 7 गेंद हैं टोटल। पहले थैले में कुल गेंदों की संख्या 7, दूसरे थैले में देखेंगे 6 5 11, तो देख रहे दूसरे में कुल 11 गेंद हैं। 6 5 11, दूसरे थैले में कुल 11 गेंद हैं। तो पहले थैले से एक लाल गेंद चुने जाने की प्रायिकता मिल जाएगी PE/E1। तो देख रहे हैं लाल गेंद चुने जाने की अनुकूल ढंग 3 है जबकि कुल 7 हैं, तो ये बराबर 3/7 मिल जाएगी। इसी प्रकार थैले बी से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता लिखेंगे। देख रहे हैं दूसरे थैले बी से, दूसरे थैले बी से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, देखें PE/E2 ये बराबर मिल जाएगी। देख रहे दूसरे में लाल कुल 5 गेंद हैं जबकि कुल गेंदों की संख्या देख रहे हैं 5 6 11 है, तो दूसरे थैले से लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता का मान 5/11 के बराबर होगा। आप देख रहे हैं प्रश्न में चूंकि पूछा है यदि किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करना है कि यह गेंद थैले बी से निकाली गई हो। अर्थात हमको ज्ञात करना है क्योंकि थैले बी अर्थात दूसरे थैले की बात कह रहा है, तो PE2/E का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर हमको बेज की प्रमेय लगाना होगा। बेज की प्रमेय से देख रहे ये प्रश्न हल होगा। तो ये ज्ञात करेंगे कि गेंद थैले बी से निकाली
जाने की प्रायिकता, जबकि पहले से ज्ञात है कि वह गेंद लाल रंग की है। देख रहे थैले बी से गेंद निकालने की प्रायिकता जबकि ज्ञात है कि गेंद लाल रंग की है, जबकि ज्ञात है कि गेंद लाल रंग की है, तो देखें ये अभीष्ट प्रायिकता मिलेगी। दूसरे थैले से निकालना है अर्थात P, दूसरा थैला देख रहे हैं हमने E2 माना है, तो PE2 अपान, ये ज्ञात है कि गेंद लाल रंग की है, लाल रंग के लिए हमने E माना है, तो PE अपान E2। देख रहे ये मान हमको ज्ञात करना है, तो इसमें हम बेज की प्रमेय लगाएंगे। तो देख रहे ये हमको इसमें यहां निकालना है, तो बेज की प्रमेय के अनुसार देख रहे बेज की प्रमेय से यदि हम फार्मूला लिखें तो बेज की प्रमेय से बनेगा PE2 अपान E इक्वल टू PE2 इंटू PE अपान E2 अपान PE1 इंटू PE अपान E1 प्लस PE2 इंटू PE अपान E2। देख रहे ये बेज की प्रमेय के अनुसार फार्मूला बनेगा। अब इसी फार्मूले में हमको मान रख देना है। देख रहे मान रख देंगे, PE2 का मान 1/2 है इंटू PE अपान E2। देख रहे हमने PE अपान E2 निकाला 5/11 अपान PE1 भी देख रहे हैं 1/2 है इंटू PE अपान E1, E अपान E1 3/7 प्लस PE2 1/2 इंटू PE अपान E2, E अपान E2 देख रहे हैं E अपान E2 का मान 5/11 के बराबर मिला है। अब देख रहे हैं इसको हम सरल कर लेंगे। सरल करने पर देख रहे हैं हर से 1/2 सबसे पहले हम कॉमन कर लेते हैं। अंश है 1/2 गुणे 5/11 और देख रहे हैं हर से यदि हम 1/2 कॉमन कर लेंगे तो शेष बचता है 3/7 प्लस 5/11। आप देख रहे हैं इसको लासा लेकर के सरल करेंगे, 1/2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यदि इसको लासा लें तो देख रहे हैं लासा लेकर के यदि इसको हम सरल करते हैं तो सरल करने पर देख रहे हैं 5/11 और हर में देख रहे हैं 7 और 11 का लासा लेंगे तो देख रहे हैं 7 और 11 यही दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। 7 गुणे 11 यानी 11 सते 77। देख रहे तिरछा गुणा हो जाएगा, 11 तिहाई 33 प्लस 7 पना 35। देख रहे और सरल करेंगे तो और सरल करने पर देख रहे 5/11 और देख रहे भाग से गुणा में लिखेंगे 77 अंश में आ जाएगा बटे 35 में देख रहे 33 और 35 जोड़ेंगे 5 3 8 और 3 3 6, 11 से 77 काट देंगे। देख रहे 11 सते 77 तो देख रहे 7 पना 35 बटे 68। तो देख रहे ये अभीष्ट प्रायिकता का मान मिलेगा। देख रहे अभीष्ट प्रायिकता PE2 अपान E इक्वल टू देख रहे 35/68। तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार समझ पा रहे होंगे और कहीं भी किसी स्टेप में कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएंगे। और इस चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसके बाद जितने भी सेट अन्य मिलेंगे सभी सेट आप देखने को पाएंगे। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे प्रश्न 5 के गा में दिया है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत
z इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई का न्यूनतमीकरण आलेखी विधि से कीजिए। और देख रहे असमीकाएं दी हैं, 2x+y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x प्लस टू वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इनकी सहायता से देख रहे इसका न्यूनतमीकरण हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले तो इन असमीकाओं की संगत हम समीकरण का आलेख खींचेंगे। देखिए आलेख इस प्रकार से बनेगा। देखिए सबसे पहले आप x अक्ष और y अक्ष खींच लेंगे और देख रहे फिर मानों के अनुसार ही हमको पैमाना लेना होता है। तो देख रहे माप छोटी है तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम अंकन कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार y अक्ष में भी 1 2 3 4 5 6। आप देखें पहली असमीका की यदि संगत समीकरण देखें तो पहली समीका के संगत समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 3। यदि इसका हम ग्राफ खींचें तो देखें x अक्ष को जहां काटेगी y बराबर 0 करते हैं तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2 अर्थात 1.5। तो देखें x अक्ष में इसका मान मिलेगा 1 और 2 के बीच देख रहे हैं 1.5 आ जाएगा। 1.5 कामा 0 एक बिंदु ये मिलेगा। दूसरा देख रहे हैं यही y अक्ष को जहां काटेगी x बराबर 0 करते हैं तो y बराबर 3 मिल जाएगा। देखें y बराबर 3 हमारा ये यहाँ पर पड़ता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलान कर लेंगे तो ये पहली असमीका के संगत समीकरण का ग्राफ होगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार से इसका ग्राफ बन जाएगा। देख रहे हैं इस प्रकार से ये जो ग्राफ बना ये पहली समीका के संगत समीकरण का है अर्थात 2x प्लस वाई बराबर 3 का है। देख रहे हैं जो ग्राफ मिला 2x प्लस वाई बराबर 3। आप देख रहे हैं दूसरी असमीका के संगत समीकरण का यदि हम आलेख खींचें x अक्ष को जहां काटेगी देख रहे हैं x अक्ष को जहां काटेगी y बराबर 0 करते हैं तो देख रहे हैं x बराबर 6 मिल जाएगा। और इसके बाद y अक्ष को जहां काटेगी x बराबर 0 करेंगे तो 2y बराबर 6, तो देख रहे हैं y बराबर 3 अर्थात इस बिंदु से होकर रेखा जाएगी। तो देख रहे हैं इन दोनों बिंदुओं का यदि हम मिलान कर लेते हैं, देख रहे हैं इन दोनों बिंदुओं को आप मिलाएंगे तो इस प्रकार से आलेख बन जाएगा। और देख रहे हैं यह आलेख दूसरी असमीका के संगत समीकरण का बनता है अर्थात x प्लस 2y बराबर 6 का देख रहे हैं x प्लस 2y बराबर 6। देख रहे हैं इस बिंदु का निर्देशांक है 3/2 कामा 0। देख रहे हैं इसका निर्देशांक लिखें तो 3/2 कामा 0, 3/2 कामा 0। और देख रहे हैं ये बिंदु हमारा मिलता है 6 कामा 0। यहां पर देख रहे हैं बिंदु 0 3। अब देख रहे हैं हमको सुसंगत भाग निकालना होगा। तो देख रहे हैं यदि पहली समीका में हम मूल बिंदु 0 0 रखते हैं तो देख रहे हैं x की जगह 0 y की जगह 0 तो 0 प्लस 0 0 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 यानी 0 देख रहे हैं 3 से बड़ा नहीं है। तो मूल बिंदु पहली देख रहे हैं समीका को संतुष्ट नहीं करता है। पहली समीका का देख रहे हैं ये ग्राफ बना है तो इसका अर्थ है कि मूल बिंदु के दूसरी ओर का भाग देख रहे हैं इस रेखा के दूसरी ओर का भाग छायांकित होगा। इसी प्रकार दूसरे में रखेंगे 0 प्लस 0 6 से बड़ा देख रहे हैं दूसरे को भी संतुष्ट नहीं करता है। तो अभीष्ट भाग देख रहे हैं दोनों में उभयनिष्ठ। तो देख रहे हैं इस रेखाखंड से भी मूल बिंदु की दूसरी ओर और दूसरे असमीका से भी मूल बिंदु से दूसरी ओर अर्थात आप कह सकते हैं। तो देख रहे हैं अभीष्ट भाग हमारा ये मिलेगा। इस भाग को आप छायांकित करेंगे तो यही देख रहे हैं इसमें भाग मिलेगा। और यहाँ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 देख रहे हैं ये y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है और y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है। तो इस प्रकार से उभयनिष्ठ भाग हमारा देख रहे हैं ये मिलेगा। इसको आप छायांकित कर लेंगे। देख रहे हैं चूंकि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, चूंकि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है
देखिए सबसे पहले कोणीय बिंदुओं पर हम उद्देश्य फलन z का मान ज्ञात करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर दो कोणीय बिंदु मिले हैं। पहले बिंदु का नाम हम ए, देख रहे हैं इस बिंदु का नाम ए और दूसरे का नाम बी दे देते हैं। देख रहे हैं इन्हीं कोणीय बिंदुओं पर हमको उद्देश्य फलन का मान ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं पहला कोणीय बिंदु और उद्देश्य फलन देखिए कोणीय बिंदु दो मिले, पहला ए जिसका निर्देशांक 6, 0, दूसरा बी जिसका निर्देशांक 0, 3 और देख रहे हैं उद्देश्य फलन जो दिया है, उद्देश्य फलन देख रहे हैं z इक्वल टू एक्स प्लस 2y, z इक्वल टू एक्स प्लस 2y। देखिए ये उद्देश्य फलन है। इसी पर हमको दोनों बिंदुओं से मान ज्ञात करना है। देख रहे 6 0 रखेंगे x की जगह, 6 y की जगह 0, तो देख रहे 6 के बराबर मान मिल जाता है। इसके बाद 0 3 रखेंगे x की जगह, 0 y की जगह 3, तो देख रहे 2 गुणे 3 6, इसमें भी मान मिल जाता है। देख रहे दोनों मान चूंकि समान हैं तो दोनों आप न्यूनतम लिख सकते हैं। देख रहे ये भी न्यूनतम की स्थिति में है, ये भी न्यूनतम की स्थिति में है। देख रहे न्यूनतम न्यूनतम आप चूंकि अपरिबद्ध है, अगर यही परिबद्ध होता तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट मिल जाते। अब इसका मान न्यूनतम 6 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देख रहे हैं इस उद्देश्य फलन x प्लस 2y यानी न्यूनतम मान के लिए x प्लस 2y इज लेस देन 6 का यदि हम ग्राफ खींचें तो देख रहे हैं इसका ग्राफ खींचेंगे चूंकि वही रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ दिया है x प्लस 2y इज यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 है, लेस देन 6 का खींचेंगे तो देख रहे हैं असमिका की संगत समीकरण तो यही बनेगा, रेखा यहीं से होकर गुजरेगी। तो देख रहे हैं सुसंगत भाग और खुले अर्धतल में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में इस अवरोधों के अंतर्गत देख रहे हैं उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान बिंदु 6 0 और 0 3 को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर होगा। देख रहे हैं x प्लस 2y इज लेस देन 6, देख रहे हैं 6 हमारा है। इसका यदि हम आलेख खींचेंगे तो इसी रेखा के ऊपर जाएगा। इससे स्पष्ट हो गया चूंकि परिबद्ध क्षेत्रफल या कहें सुसंगत भाग, चूंकि सुसंगत भाग सुसंगत क्षेत्र और खुले अर्धतल में देख रहे कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। इसलिए देख रहे यदि उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाता तो फिर इसका न्यूनतम मान नहीं होता। इसलिए बिंदु 6 0 और 0 3, 6 0 और 0 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर न्यूनतम मान होगा। देख रहे न्यूनतम मान 6 होगा, न्यूनतम मान बराबर 6। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को, 5 का घ। देख रहे प्रश्न 5 के घ में दिया है कह रहा यदि ए बी सी, देख रहे 3 आप भी दिए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले तो हम a प्लस बी का मान निकाल लेते हैं। a प्लस बी अर्थात दोनों आव्यूहों का योग ज्ञात करेंगे या डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं।
तो देख रहे पहले एक बार हम a प्लस बी का मान निकाल लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू, देखिए आप भी a का मान लिखेंगे 0, 6, 7 -6 0 8, देखिए 7 -8 0 प्लस b, देखिए b का मान लिख लेंगे 0 1 1 1 0 2 और 1 2 0। आप देखें दोनों का योग करेंगे तो योग में आप जानते हैं संगत अवयव ही आपस में जुड़ेंगे। तो देख रहे हैं यदि संगत अवयवों को हम आपस में जोड़ें, 0 प्लस 0 देख रहे हैं 0 मिल जाएगा, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, -6 प्लस 1 -5, और देख रहे हैं 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 2 10, देखिए 7 प्लस 1 8, -8 प्लस 2 -6, और 0 प्लस 0 देख रहे हैं 0। तो इस प्रकार से a प्लस बी का मान निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं a प्लस बी का गुणा c के साथ करना है, तो हम a प्लस बी इंटू सी का मान ज्ञात करेंगे, जो कि प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखें अब सीधे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया है a प्लस बी इंटू सी। देख रहे हैं सबसे पहले दोनों के मान रख लेते हैं। तो देख रहे हैं a प्लस बी का मान अभी हमने ज्ञात किया 0 7 8 -5 0 10, फिर देख रहे हैं 8 -6 0 इंटू सी का मान देख रहे हैं 2 -2 3। देखिए आप भी गुणन के फार्मूले के अनुसार इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा में जानते हैं पहले से पंक्ति और दूसरे से स्तंभ लेकर चलते हैं। तो देख रहे हैं इसका आप गुणा करेंगे तो गुणा इस क्रम में मिल जाएगा 0 गुणे 2 प्लस 7 गुणे -2 प्लस 8 गुणे 3। तो इस प्रकार से आप गुणा करेंगे। देख रहे हैं 0 का गुणा 2 में करेंगे, 0 गुणे 2 प्लस 7 गुणे -2 7 गुणे -2 प्लस 8 गुणे 3। इसी प्रकार आप देख रहे हैं दूसरी पंक्ति में करेंगे -5 गुणे 2 -5 गुणे 2 प्लस 0 गुणे -2 प्लस 10 गुणे 3। आप देख रहे हैं तीसरी पंक्ति का इसी प्रकार करेंगे 8 गुणे 2 8 गुणे 2, देख रहे हैं 8 गुणे 2 -6 गुणे -2 -6 गुणे -2, फिर देख रहे हैं प्लस 0 गुणे 3। इसको हम सरल कर लेते हैं। तो देख रहे हैं सरल करेंगे, सरल करने पर यही मान मिल जाएगा। देख रहे हैं यदि इसको आप सरल करते हैं 0 गुणे 2 0 और 7 गुणे -2, देख रहे हैं -7 दुनाई 14 प्लस 8 त्रिक 24, -5 गुणे 2 देख रहे हैं -10, फिर 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, प्लस 10 गुणे 3 10 3 30। तीसरी पंक्ति में 8 दुनाई 16 माइनस माइनस प्लस 6 दुनाई 12, देख रहे 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से देख रहे ये बराबर मिल जाता है। देख रहे 24 माइनस 14 मिलकर के 10, 30 माइनस 10 देख रहे हैं 20, और 16 12 जोड़ेंगे तो 16 2 18 10 28। तो देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड का मान मिलता है। अब हम राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे। तो उसके लिए देख रहे सबसे पहले हमको आवश्यकता है AC और BC का मान निकालने की, और उसके पश्चात दोनों को जोड़ लेंगे। तो पहले देख रहे हैं हम AC का मान निकालते हैं। AC देख रहे हैं A इंटू सी, A इंटू सी, देख रहे हैं आप भी A का मान लिखेंगे। देख रहे हैं आप भी A है 0 6 7, फिर देख रहे हैं -6 0 8, और तीसरी पंक्ति है 7 -8 0 इंटू सी का मान लिख लेंगे। सी देख रहे हैं 2 -2 3।
अब दोनों का आपस में गुणा करना है, तो देखें गुणा करेंगे, इसी क्रम में पहले से पंक्ति और दूसरे से स्तंभ लेकर चलेंगे, तो देखें यही मिल जाएगा 0 गुणे 2। देखिए डायरेक्ट लिख लेते हैं, 0 गुणे 2 करेंगे 0 आएगा, और प्लस 6 गुणे -2, देख रहे हैं 6 का गुणा -2 से करेंगे तो -6 दुनाई 12, प्लस 7 गुणे 3 7 त्रिक 21। आप देख रहे हैं दूसरी पंक्ति लेंगे तो -6 गुणे 2 -12, प्लस 0 गुणे -2, देख रहे हैं 0 हो जाएगा, 8 गुणे 3 8 त्रिक 24। देख रहे हैं तीसरी पंक्ति करेंगे 7 दुनाई 14, और -8 में -2 से गुणा होगा तो 8 दुनाई 16, और 0 का गुणा 3 में करेंगे तो देख रहे हैं 0 मिल जाएगा। इसको और सरल कर लेते हैं, तो देख रहे हैं माइनस में 12 प्लस में 21, तो 21 से आप 12 घटाएंगे तो देख रहे हैं 21 से 12 घटाने पर 12 9 21 होता है, 9 मिल जाएगा। 24 से 12 घटाएंगे, 12 दुनाई 24, देख रहे हैं 12 मिल जाएगा। 14 प्लस 16 जोड़ेंगे तो 16 4 20 10 30। ये देख रहे हैं AC का मान मिला, फिर देख रहे हैं राइट हैंड साइड में BC दी है, अब हम BC का मान निकालेंगे। देख रहे हैं BC, B का मान लिखेंगे, आप B देख रहे हैं 0 1 1, और फिर दूसरी पंक्ति है 1 0 2, तीसरी पंक्ति है 1 2 0, और देख रहे हैं आप BC है 2 -2 3। देख रहे हैं इनका भी आपस में गुणा करेंगे, 0 गुणे 2 0 बन जाएगा, 1 गुणे -2 देख रहे हैं -2, फिर 1 गुणे 3 देख रहे हैं 3 मिल जाएगा। दूसरी पंक्ति में 1 गुणे 2 2, देखें 1 गुणे 2 2, 0 गुणे -2 0, और 2 गुणे 3 2 तिहाई 6। तीसरी पंक्ति में 1 गुणे 2 देख रहे हैं 2, 2 गुणे -2 -4, और 0 गुणे 3 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसको सरल करेंगे, देख रहे हैं सरल करते हैं तो 3 -2 देख रहे हैं 1, 6 + 2 6 2 8, और 2 -4 देख रहे हैं -2। अब हम प्रश्न की राइट हैंड साइड लेंगे, देख रहे हैं राइट हैंड साइड में दी हुई है, राइट हैंड साइड AC + BC, AC + BC। आप देख रहे हैं इसमें हम AC और BC दोनों का मान रख देंगे। AC देख रहे हैं हमने निकाला 9 12 30, AC का मान है 9 12 30, और प्लस BC देख रहे हैं मिला 1 8 -2। देख रहे हैं दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने में जानते हैं संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। देख रहे हैं 9 + 1 10, 12 + 8 12 8 20, और 30 -2 28। तो आप देख रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड का मान मिला था वही सेम राइट हैंड साइड मिलती है। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देख रहे हैं यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। तो आशा है कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए 5 के अंगा में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f हो जहां fx = x² sin 1/x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, और देख रहे हैं यही बराबर 0 के है, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर एक सतत फलन है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो देख रहे हैं फलन दिया है हमको x बराबर 0 पर सतत सिद्ध करना है। तो सतत सिद्ध करने के लिए जानते हैं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू, यदि तीनों मान समान आ जाते हैं तो सिद्ध हो जाएगा कि दिया हुआ फलन x बराबर 0 पर सतत है। तो देखिए फलन की कंडीशन है, फलन fx बराबर देख रहे हैं दो भागों में बटा है। पहली कंडीशन है बराबर होगा x² sin 1/x के यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 है, और यही बराबर 0 के होगा जब x बराबर 0 होगा। हमको x बराबर 0 पर जांच करना है, तो देखते हैं x बराबर 0 पर
सबसे पहले इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू, चूंकि जीरो पर निकाल रहे हैं तो जीरो माइनस एफ एक्स, और देख रहे हैं इसी को हम बराबर लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, और यहां पर बन जाता है f, चूंकि जीरो पर याद कर रहे हैं तो जीरो माइनस एच। देखिए जीरो माइनस एच से तात्पर्य है जीरो से कम, अर्थात जीरो के बराबर नहीं है। तो यहां पर हम पहले फलन का प्रयोग कर लेंगे, जहां x लिखा है x के स्थान पर जीरो माइनस एच रख देना है। तो देख रहे जीरो माइनस एच रखेंगे तो फिर देख रहे यही फलन हमारा इस प्रकार बन जाएगा। देख रहे यही फलन हमारा इस प्रकार मिलेगा लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, और देख रहे हैं जहां पर x है x के स्थान पर आपको जीरो माइनस एच, देख रहे हैं स्क्वायर है तो जीरो माइनस एच का स्क्वायर इंटू साइन वन अपान जीरो माइनस एच। देख रहे हैं इसको यदि सरल करते हैं तो सरल करने पर आप पाएंगे लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, देखिए जीरो माइनस एच अर्थात माइनस एच का स्क्वायर करेंगे एच स्क्वायर इंटू देखिए साइन वन अपान माइनस एच। इस प्रकार से देखिए इसका मान मिल जाता है। देखिए यहां पर साइन माइनस थीटा का यदि फार्मूला लगाते हैं तो यही बराबर मिल जाएगा लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो। देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो माइनस पहले आ जाएगा, अर्थात देख रहे हैं माइनस एच स्क्वायर इंटू साइन वन अपान एच। देखिए यदि यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट अप्लाई करने पर देख रहे हैं एच के स्थान पर जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू देख रहे हैं जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, और साइन में कोई भी एक अगर परिमित मान मिलता है तो जीरो गुणे एक परिमित मान, तो देख रहे हैं जब जीरो के साथ गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट का मान देख रहे हैं जीरो के बराबर मिलेगा। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, और देख रहे हैं यही बराबर बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। देख रहे जीरो प्लस एच से तात्पर्य है जीरो से अधिक अर्थात जीरो के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हम पहले फलन का ही प्रयोग करेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, देख रहे जीरो प्लस एच का स्क्वायर इंटू साइन वन अपान जीरो प्लस एच। तो देख रहे इसको सरल करते हैं तो सरल करने पर आप पाएंगे देख रहे लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो एच स्क्वायर साइन वन अपान एच। तो देखिए लिमिट अप्लाई करने में h की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू साइन में देख रहे हैं एक परिमित संख्या मान मिलेगी, एक परिमित संख्या, लेकिन देख रहे हैं चूंकि जीरो से गुणा हो रहा तो जीरो के बराबर मिल जाएगी, और फलन की वैल्यू आप देख रहे हैं x बराबर जीरो पर मान जीरो दिया ही है, एफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो आपने देखा चूंकि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू, इसलिए x बराबर जीरो पर दिया हुआ फलन सतत है, इसलिए x बराबर जीरो पर फलन सतत है। देखिए यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे प्रश्न 6 में दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें का भाग में कि एक फलन इफ सच दैट आर टू माइनस वन से वन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान वन प्लस माड एक्स फार आल एक्स बिलोंग्स टू आर से परिभाषित है। दिखाइए कि एफ एकेकी तथा आच्छादक है। हमको सिद्ध करना है कि दिया हुआ फलन एकेकी तथा आच्छादक है। तो देखते हैं इस प्रश्न 6 के का को।
तो देखिए फलन एफ एक्स बराबर दिया है एफ एक्स इक्वल टू यक्स अपान 1 प्लस माड यक्स, और कंडीशन देख रहे हैं एफ सच दैट आर टू, देख रहे हैं -1 से लेकर 1 तक दिया हुआ है। हमको दिखाना है कि एफ एकेकी तथा आच्छादक है। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम इसको एकेकी के लिए देखते हैं। तो कंडीशन लेते हैं यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं ऐसी स्थिति में माड x इक्वल टू यक्स के होता है। तो देखें अब ऐसी स्थिति में एफ एक्स बराबर हमारा बन जाएगा, देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू यक्स अपान 1 प्लस माड यक्स के स्थान पर देख रहे हैं यक्स लिखेंगे। एकेकी सिद्ध करने के लिए दोनों अवयवों x1 और x2 के प्रतिबिंब को हम समान मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं एफ x1 इक्वल टू एफ x2, देख रहे हैं एफ x1 का मान लिखेंगे। तो एफ x1 इसके अनुसार देख रहे हैं मिल जाएगा x1 अपान 1 प्लस x1 इक्वल टू एफ x2 x2 अपान 1 प्लस x2, देख रहे हैं तिरछा गुणा कर देंगे। तो तिरछा गुणा करने पर आप पा रहे हैं x1 का गुणा 1 प्लस x2 में करेंगे। तो देख रहे हैं x1 इंटू 1 प्लस x2 इक्वल टू x2 इंटू 1 प्लस x1, देख रहे हैं x1 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं। तो x1 का गुणा 1 में करेंगे x1 मिलेगा प्लस x1 x2, और राइट हैंड साइड में देख रहे हैं x2 का गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो x2 प्लस x1 x2, देख रहे हैं x1 x2 दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा x1 बराबर x2, अर्थात जब देख रहे हैं प्रतिबिंब समान लिए तो अवयव भी समान मिल जाते हैं, और ये प्रतिबंध आप जानते हैं। आप दूसरी कंडीशन में भी पहले हम निकाल लेते हैं, यदि x इज लेस देन 0, तो देख रहे हैं यदि x इज लेस देन 0, तो ऐसी स्थिति में माड x इक्वल टू -x होता है। तो देख रहे हैं यह मान यदि लेते हैं, ऐसी स्थिति में एफ x1 इक्वल टू एफ x2 मान रखेंगे। तो देख रहे हैं x अपान 1 प्लस माड x देख रहे हैं -x मिलेगा। तो x1 अपान 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 अपान 1 माइनस x2, तो देखें तिरछा गुणा कर लेंगे तो x1 इंटू 1 माइनस x2 इक्वल टू x2 इंटू 1 माइनस x1, देखिए सरल करेंगे ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लेते हैं। तो x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू x2 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो x2 माइनस x1 x2, देखिए माइनस x1 x2 दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ऐसी कंडीशन में भी दोनों अवयव समान मिलते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि फलन f एकेकी है। अतः यह फलन एकेकी है। आप देख रहे हैं हम इसको आच्छादक सिद्ध करने के लिए दूसरी कंडीशन लेते हैं। देखिए आच्छादक में मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई के। देख रहे हैं यदि हम एफ एक्स इक्वल टू वाई के लें और पहली कंडीशन में जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं ऐसी स्थिति में माड x इक्वल टू देख रहे हैं x की होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई लेंगे, देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई की स्थिति में मान मिल जाएगा, देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई। ऐसी स्थिति में देख रहे हैं एफ एक्स का मान रखते हैं, एफ एक्स बनेगा, देख रहे हैं जैसे एफ एक्स था यहां पर देख रहे हैं एफ एक्स है एक्स अपान 1 प्लस माड एक्स। तो माड एक्स चूंकि हम एक्स इज ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव मिल जाएगा। तो देख रहे हैं एफ एक्स का मान रखेंगे x अपान 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई, देख रहे तिरछा गुणा कर देते हैं तो x इक्वल टू देखिए y का गुणा 1 प्लस एक्स से करेंगे तो y प्लस एक्स वाई
अब इसके बाद x के पदों को देख रहे हैं हम एक और कर लेंगे, तो इस प्रकार से x माइनस एक्स वाई, देख रहे हैं x माइनस एक्स वाई इक्वल टू मिल जाएगा y के, देख रहे हैं x कॉमन करते हैं, तो x कॉमन करेंगे तो देख रहे हैं 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, या x इक्वल टू देख रहे हैं y अपान 1 माइनस वाई। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन से भी जांच कर लेंगे, यदि x इज लेस देन 0 तो हम जानते हैं ऐसी स्थिति में मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स होता है। तो देखें ऐसी स्थिति में यदि हम एफ एक्स इक्वल टू वाई के लेंगे, आप देख रहे हैं एफ एक्स का मान मिलेगा x अपान 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, देख रहे हैं तिरछा गुणा करेंगे तो x इक्वल टू वाई का गुणा करेंगे तो y माइनस एक्स वाई, देख रहे हैं x के पदों को एक तरफ कर लें तो x प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई, देख रहे हैं x कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई, तो देखिए यहां से मिल जाता है x इक्वल टू वाई अपान 1 प्लस वाई। तो देख रहे हैं इससे स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही अवस्था में सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, इसलिए ये आच्छादक फलन होगा। तो देख रहे हैं इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, प्रतिबिंब अवश्य है, इसलिए यह आच्छादक है, इसलिए यह आच्छादक है। देख रहे यही हमको सिद्ध करना था, पहले हमने एकाएकी सिद्ध किया और अब आच्छादक, और यही सिद्ध करके लाना था प्रूव्ड। अब इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न 6 के खा में दिया है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न 6 के खा को। देखिए 6 के खा में वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखें इसके यदि हम y का मान निकालें तो देखें वाई स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या y बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और देख रहे हैं वृत्त की यदि हम ट्रेसिंग करें, इसका आलेख खींचे तो आलेख देख रहे हैं इस प्रकार से बनेगा। वृत्त का आलेख आप जानते हैं इस प्रकार से बनेगा, दोनों अक्षों के अनुदिश सममित होगा। देख रहे हैं एक्स अक्ष की ऋण दिशा, वाई अक्ष और वाई अक्ष की ऋण दिशा, और देख रहे हैं ये इसका मूल बिंदु यानी केंद्र होगा जिसका निर्देशांक 0 0, और देख रहे हैं चूंकि त्रिज्या ए है इसलिए इसका नाम यदि ए डैश बी डैश दें तो देख रहे हैं ए का निर्देशांक ए कामा 0, चूंकि त्रिज्या ए के बराबर है ए डैश मिलेगा माइनस ए कामा 0 बी 0 कामा ए, और देख रहे हैं 0 कामा माइनस ए। तो देख रहे हैं ये चूंकि अक्षों के अनुदिश सममित है, तो यदि हम पहले चतुर्थांश में घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालकर और इसका 4 गुना कर देंगे तो अभीष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देख रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल ये हमारा बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, देख रहे वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता है, देखिए 4 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखें बराबर 4 गुणे छायांकित भाग, देखें इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ए मिल जाएगी
0 टू a y dx। देख रहे ये क्षेत्रफल का फार्मूला है, इसी में हमको मान रख देना है। तो देख रहे हैं अभीष्ट क्षेत्रफल a बराबर 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a y का मान देख रहे हैं यहां से रख लेते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और देख रहे हैं इसका डायरेक्ट समाकलन का फार्मूला है, तो समाकलन का देख रहे हैं यदि हम फार्मूला लगाएं तो 4 इंटू देख रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है 1/2 यक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स अपान ए। देखिए ये इसका फार्मूला है, लिमिट 0 टू a है। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, देख रहे हैं 2 से 4 कैंसिल कर दें, 2 दूनाई 4, तो देख रहे हैं a बराबर मिल जाएगा 2 इंटू देखिए सबसे पहले हम अपर लिमिट का प्रयोग करेंगे, तो देखिए अपर लिमिट से x की जगह a रखेंगे तो a इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स देख रहे हैं ए अपान ए। आप लोअर लिमिट का प्रयोग करेंगे, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो देख रहे हैं 0 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 अपान ए। देख रहे सरल करते हैं, तो सरल करने पर आप पाएंगे a इक्वल टू 2 इंटू देख रहे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 0 से गुणा होगा, देख रहे पहला पद 0 हो जाता है प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स देख रहे हैं ए से कैंसिल करते हैं 1 और साइन इनवर्स 1 इक्वल टू होता है π/2 माइनस देख रहे 0 से गुणा होगा 0 और साइन इनवर्स 0/0 साइन इनवर्स 0 0 के बराबर होगा, तो देख रहे हैं चौथा पद भी 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है मिलता है 2 इंटू π/2 a स्क्वायर देख रहे हैं 2 कैंसिल कर देंगे तो देख रहे हैं अभीष्ट क्षेत्रफल a बराबर पाई a स्क्वायर वर्ग इकाई। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग प्रत्येक वर्ष कई सेटों में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं प्रश्न 6 के गा में दिया हुआ है, प्रश्न 6 का गा है। देख रहे 6 के गा में क्या सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कास एक्स जहां एक्स इज ग्रेटर देन 0 अंतराल 0 से π/4 में वर्तमान है। तो देख रहे हैं 5 अंक वाले प्रश्न हैं, तो देखते हैं इस 6 के गा को। तो देख रहे 6 के गा में फलन दिया है एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कास एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स। हमको दिखाना है कि अंतराल 0 से π/4 में वर्तमान है। तो देख रहे हैं यदि इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर लें, देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे एफ एक्स का अवकल गुणांक एफ डैश एक्स इक्वल टू देखिए टेन इनवर्स एक्स का जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स की जगह देख रहे हैं साइन एक्स प्लस कास एक्स है, तो साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर इनटू ठीक है साइन एक्स प्लस कास एक्स का अवकल गुणांक करेंगे साइन एक्स का जानते हैं कास एक्स प्लस कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस देख रहे हैं साइन एक्स। इस प्रकार से सरल करेंगे, सरल करने पर देख रहे हैं काश एक्स माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस देख रहे हैं होल स्क्वायर तोड़े साइन स्क्वायर एक्स प्लस काश स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स काश एक्स। तो इस प्रकार से और सरल करेंगे, तो देख रहे हैं और सरल करने पर यही मान मिल जाएगा काश एक्स माइनस साइन एक्स अपान देखिए काश एक्स माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस काश स्क्वायर एक्स 1 होगा
प्लस 2 साइन एक्स कास एक्स साइन 2x का मान होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा एफ डैश एक्स बराबर मिल जाता है काश एक्स माइनस साइन एक्स अपान, देखिए 1 + 1 2, 2 प्लस साइन 2x, देखिए ये एफ डैश एक्स का मान मिल जाता है। देखिए चूंकि अंतराल 0 से π/4 में कहता है, तो यदि हम अंतराल देखिए 0 से π/4 में एफ डैश एक्स का मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए इस अंतराल में 0 से π/4 जैसे हम 0 रखते हैं, कास 0 माइनस साइन 0, तो देखिए कास 0 1 माइनस साइन 0 0, तो देखिए 1 अपान 2 प्लस साइन 0 0, तो देखिए 1 अपान 2, और यदि π/4 रखते हैं, कास π/4 माइनस साइन π/4, देखिए 0 मिल जाएगा, और 0 अपान तो 0, तो देखिए कुल मिलाकर 0 से π/4 अंतराल में एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर मिलता है, जो कि यह सिद्ध करता है कि दिया हुआ फलन अंतराल 0 से π/4 में वर्धमान है। अतः फलन अंतराल 0 से π/4 में 0 से π/4 में देखें वर्धमान है, यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न 6 के घ में दिया है, देखिए प्रश्न 6 के घ में दो रेखाओं के समीकरण हैं और इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए लगातार दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आप जानते हैं हर सेट में मिलने वाला प्रश्न है, या तो रेखाएं कार्तीय रूप में होंगी या तो फिर सदिश रूप में। यहाँ पर देख रहे हैं रेखाएं कार्तीय रूप में हैं, हमको इन रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखें इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम रेखाओं को मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो देख रहे हैं दी गई रेखाओं की x माइनस x1 अपान a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1 और x माइनस x2 अपान a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपान b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपान c2 से तुलना करने पर, देखिए सबसे पहला कार्य है आप तुलना कर लेंगे तो मान मिल जाएंगे। तुलना करने पर देखिए तुलना करेंगे, x1 के स्थान पर देख रहे हैं x1 बराबर मिल जाएगा -1, a1 देख रहे हैं 7 है, a1 बराबर 7, y1 का मान देख रहे हैं -1, y1 -1, और b1 का मान देख रहे हैं -6, z1 -1 और c1 देख रहे हैं 1 है। आप दूसरे समीकरण से तुलना करते हैं, देख रहे हैं y2, देख रहे हैं x2 का मान मिलेगा, x2 बराबर देख रहे हैं x2 का मान 3 और a2 का मान देख रहे हैं 1 है, y2 का मान देख रहे हैं 5 है, और b2 का मान देख रहे हैं -2, z2 बराबर देख रहे हैं 7 है, और c2 बराबर 1 है। तो सबसे पहले आप तुलना करके इन मानों को ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला आप जानते हैं, देख रहे दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का देख रहे ये फार्मूला होता है, अच्छी प्रकार से इसको याद रखेंगे। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, देख रहे दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसका फार्मूला है 1/√d इंटू देखिए माड x2 माइनस x1
y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और देखिए दूसरी पंक्ति होती है a1 b1 c1, और तीसरी पंक्ति में a2 b2 c2। तो ये दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला है। आप देख रहे हैं यहाँ d की बात करें तो d बराबर होता है, जहां d इक्वल टू देखिए b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर प्लस c1a2 माइनस a2 c1a2 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर प्लस a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर। तो ये d का मान होता है। तो देखें इन्हीं मानों को हम निकाल करके सीधे फार्मूले में रख देंगे तो इसका मान मिल जाएगा। तो देख रहे फार्मूले में मान रखने के लिए सबसे पहले हम सारणी का मान निकालते हैं। तो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम सारणी का मान ज्ञात करते हैं। देखिए सारणी का मान निकालेंगे। सारणी में आपको मान रखना है, सारणी के देख रहे हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। देख रहे हैं पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति a1 b1 c1 और तीसरी पंक्ति है a2 b2 c2। तो देख रहे हैं यहाँ पर मान रख देंगे x2 माइनस x1। देख रहे हैं x2 का मान 3 है, माइनस x1। x1 देख रहे हैं -1, माइनस में रखेंगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फिर देख रहे हैं y2 माइनस y1 तो 5 माइनस, फिर देख रहे हैं माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। z2 देख रहे हैं 7 है, 7 माइनस z1 -1 देख रहे हैं प्लस बन जाएगा। इसके बाद a1 देख रहे हैं 7 है, b1 -6, c1 1। इसके बाद a2 b2 c2 देख रहे हैं 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1। आप देख रहे हैं इसको हम सरल कर लेते हैं। देखिए सरल करेंगे तो सरल करने पर आप देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 3 + 1 4, 5 + 1 6, 7 + 1 8 और देख रहे हैं 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 2 1। आप देखिए पहली पंक्ति को लेकर आप प्रसार कर लेंगे तो फिर इसका मान मिल जाएगा। तो पहली पंक्ति को लेकर प्रसार करने पर देखिए 4 इंटू तिरछा गुणा करेंगे, -6 का गुणा 1 में होगा तो -6, बीच में माइनस लगेगा। और -2 में 1 से गुणा करते हैं तो देख रहे हैं -2 माइनस पहले से है प्लस हो जाएगा। फिर देख रहे हैं -6, बीच में चिन्ह माइनस लाते हैं, फिर इस अवयव के संगत देखेंगे ये हटेगा ये हटेगा। 7 1 का गुणा किए, 7 एकम 7 माइनस 1 1 का गुणा होगा, 1 एकम 1 प्लस। आप देख रहे हैं तीसरा अवयव 8, 7 माइनस 2 का गुणा करेंगे, -7 दुनाई 14, फिर -1 -6 का गुणा होगा तो -6। देख रहे हैं माइनस पहले से है तो +6 हो जाएगा। अब इसको हम सरल करते हैं तो देख रहे हैं इस प्रकार से सरल करेंगे तो 4 -6 + 2 देख रहे हैं -4 में 4 से गुणा होगा तो -4 चौक 16, 7 -1 6, 6 का गुणा -6 में करेंगे तो -6 छंग 36। देख रहे हैं -14 + 6 -8, -8 का +8 में गुणा होगा तो -8 अठाई 64। देख रहे हैं जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आप देख रहे हैं 64 36 100 और 100 में 16 जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 116, माइनस है तो -116। इसके बाद हम d का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं d का मान आप बड़ी आसानी से इस प्रकार निकालेंगे। देख रहे हैं d का मान निकालने के लिए आप इस क्रम में लिख लेंगे b1, देख रहे हैं b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर इसी को आप रिपीट कर देंगे। इस प्रकार से देख रहे हैं इन मानों को हमको लिख लेना है। तो देख रहे हैं क्रम से a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, तो यहीं से हम मान लिख लेते हैं। पहले b1 b2 से प्रारंभ होगा तो देख रहे हैं b1 b2 ये हैं -6 -2 1 1, फिर देख रहे हैं 7 1
और इसके बाद इसी को रिपीट कर देंगे -6 -2। तो देख रहे हैं इसका गुणा आप इसके साथ करेंगे, फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो देख रहे हैं यही बनेगा। -6 और -6 में 1 से गुणा करेंगे, -6 माइनस, देखिए -2 में 1 से गुणा करते हैं तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये लिखा गया B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर प्लस, देख रहे हैं 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 1 होगा, माइनस 1 गुणे 7 7 का होल स्क्वायर प्लस 7 गुणे -2, देख रहे हैं -7 दुनाई 14 माइनस 1 गुणे -6, देख रहे हैं -6 माइनस पहले से तो +6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसको और सरल करेंगे, तो और देखें सरल करने पर ये हमारा d का मान मिलता है। देखें d बराबर है -6 + 2 -4 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 -7 -6 का स्क्वायर 36, देख रहे हैं -14 + 6 -8 -8 का स्क्वायर 64, देख रहे हैं 64 36 100 100 और 16 मिलकर देख रहे हैं 116। तो आता है न्यूनतम दूरी में अब इन मानों को रख देना है। तो देख रहे हैं रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का जो हमने फार्मूला लिखा था, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो देखें इसके लिए फार्मूला था 1/√d, √d देख रहे हैं √116 इंटू सार्डिक का मान, सार्डिक देख रहे हैं -116 मिला है, चूंकि उसका मापांक है, देखिए मापांक लेंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा, चूंकि दूरी निगेटिव नहीं होती है इसलिए मान को हमको पॉजिटिव रखना है। तो 116 बटे √116, ठीक है √116 से 116 काट कर सरल करेंगे तो देख रहे हैं अंश में √116 मिल जाएगा, और देख रहे हैं 116 का यदि आप खंड करें 4 दुनाई 8 3 11, देख रहे हैं 4 दुनाई 8 3 11 36 हुआ, 4 नहीं 36, 29 गुणे 4, तो 4 का वर्गमूल आप 2 बाहर कर सकते हैं, तो देख रहे हैं 2√29 इकाई। तो ये दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का मान होगा। तो देख रहे हैं यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे छठे का, देख रहे हैं अंगा नंबर, देख रहे हैं छठे के अंगा में दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx को हल कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न को, देखें इसको मान लेते हैं, माना इंटीग्रेशन i = इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। तो देखें ये प्रश्न दिया है, इसको हल करना है। तो देखिए डायरेक्ट समाकलन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पहले इसको हम रूपांतरित कर लेते हैं। देख रहे हैं x बराबर जब tan थीटा रख दे तो ये फिर हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो x बराबर tan थीटा रखने पर, देख रहे हैं x बराबर यदि आप tan थीटा रखेंगे, tan थीटा रखने पर तो देख रहे हैं dx बराबर मिल जाएगा tan थीटा का अवकल गुणांक sec² थीटा d थीटा। तो देख रहे हैं इन मानों को यदि आप रखते हैं तो फिर i बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट भी चाहें तो आप चेंज कर लें। देख रहे हैं लिमिट यदि आप चेंज करते हैं, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 जानते हैं tan 0 अंश का मान होता है, तो 0 पर 0 ही रहेगी। देख रहे हैं x बराबर 0 पर थीटा बराबर निकालेंगे 0 मिलेगा, और x बराबर 1 जानते हैं tan में 45 अंश का मान होता है, तो x बराबर 1 पर थीटा बराबर 45 अंश, रेडियन में लिखेंगे π/4। तो देख रहे हैं इस प्रकार से लिमिट चेंज हो जाती है 0 से π/4, साइन इनवर्स x का मान रख देंगे 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा, और dx बराबर देख रहे हैं sec² थीटा d थीटा। आप देखें 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा, ये sin 2 थीटा का मान होता है। इंटीग्रेशन 0 से π/4 साइन इनवर्स
देखिए साइन टू थीटा का मान है साइन टू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए साइन इनवर्स साइन पास पास हैं, इनका विलोपन हो जाएगा, तो यही फलन हमारा इस प्रकार बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर देख रहे हैं दो फलनों के गुणन के रूप में आ गया है। तो यदि यहाँ पर हम खंडशः समाकलन का फार्मूला लगाएं, थीटा को मान लेते हैं पहला फलन और सेक स्क्वायर थीटा को दूसरा फलन, तो देख रहे हैं आई इक्वल टू दो अचर है बाहर कर लेंगे। देख रहे खंडशः समाकलन का फार्मूला लगाएंगे। खंडशः समाकलन के अनुसार पहला फलन अर्थात थीटा इंटू दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा होता है माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकल गुणांक थीटा का अवकल गुणांक 1 होगा क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं इंटू दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा डी थीटा और लिमिट देख रहे हैं पूरे के हम एक साथ कर लेते हैं 0 से पाई बाई 4। आप देख रहे हैं पहले का समाकलन और कर लेते हैं, तो देख रहे हैं 2 इंटू थीटा साइन थीटा माइनस टेन थीटा का समाकलन जानते हैं लॉग सेक थीटा और लिमिट देख रहे हैं 0 से पाई बाई 4। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जानते हैं पहले अपर लिमिट अप्लाई होती है 2 इंटू देखिए अपर लिमिट लगाएंगे थीटा की जगह पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस लॉग सेक पाई बाई 4। देखिए ये अपर लिमिट का प्रयोग हुआ माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह 0 रखेंगे तो 0 इंटू साइन 0 माइनस लॉग सेक 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं सरल करते हैं इक्वल टू 2 पाई बाई 4 इंटू देख रहे हैं साइन 45 साइन पाई बाई 4 का मान होता है 1/√2 माइनस लॉग देखिए माइनस लॉग सेक 45 अंश का मान होता है √2, तो लॉग √2 माइनस देख रहे 0 से गुणा हुआ 0 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सेक 0 का मान 1 होता है और लॉग 1 का मान 0, तो देख रहे हैं ये पद भी हमारा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा तो देख रहे यही बराबर मिल जाता है 2 इंटू देख रहे पाई अपान 4√2 माइनस देख रहे यहां से भी चाहे √2 से तात्पर्य है 2 की घात 1/2 1/2 घात को आप पहले लिख लेंगे तो log 2 देख रहे 2 का यदि हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें तो 2 से गुणा करेंगे तो यही मिल जाएगा देख रहे पाई अपान 2 से 4 काटेंगे तो पाई अपान 2√2 माइनस और यहां से देख रहे 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस log 2। तो देखें यही अभीष्ट दिए हुए फलन के समाकलन का मान होगा, तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप देख रहे हैं वीडियो चूंकि आगे काफी लंबा हो रहा है इसलिए हम शेष बचे हुए प्रश्नों को पार्ट 3 में लेकर आएंगे और ये पार्ट 3 आपका बहुत जल्द 4 घंटे के पश्चात आपको देखने को मिल जाएगा। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।